हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज एनसीईआरटी सार संग्रह का देखेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी बहुत कुछ का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वह वन लाइनर रहता है। तो एनसीईआरटी भी पढ़ने में मन लगता है। अगर नहीं मन लगता है तो फिर एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ें, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन छाटा हुआ रहता है और रंगीन है, तो पढ़ने में ठीक ठाक लगता है। तो इसको भी हम टॉपिक बाय टॉपिक डालेंगे। हम इतिहास शुरू कर रहे हैं। इतिहास में है टॉपिक का नाम प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसको हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। प्राचीन भारत का इतिहास ऐतिहासिक स्रोत, जैसे किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है लाइन बाय लाइन। इसको पढ़ना है रिवीजन के तौर पर। ये वीडियो देखें ताकि आपको याद हो जाए। इसमें कुछ समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज को। आगे है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कब से माना गया? मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। आधे ऐतिहासिक काल को माना गया है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल को माना गया है 600 ईसा पूर्व से आगे। इसको क्या कहते हैं? जैसे प्रागैतिहासिक काल को कैसे समझ सकते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में देखा जाता है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अपठनीय, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। यहाँ मतलब पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है, इस तरह से देखा गया है। आगे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को। अब आगे इधर क्या कह रहा है? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। अब आगे, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं ओर।
नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय बाद यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में। अब यहाँ से प्रमुख अभिलेख व शासक। अभिलेख इधर है, इधर शासक का नाम है। हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जितना भी एनसीईआरटी सार संग्रह में दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन निकाला हुआ है। बस इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रंगीन बुक है, इसको पढ़ने में आसान लगता है और वन लाइनर है और इसे क्वेश्चन हर जगह पे पूछाता है। जैसे बीपीएससी टीआरई टीचर वाला देखा जाए, या फिर एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर स्टेट का एग्ज़ाम हुआ या होने वाला है, बीपीएससी का देखा जाए, लगभग यही सबसे क्वेश्चन रहता है। हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख, पुलकेशी द्वितीय। नासिक अभिलेख, गौतमी वलश्री। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। चीनी लेखकों का वर्णन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी लेखक मतलब कब आए थे, चीनी लेखक जो थे कब आए थे, किसके समय में आए थे और क्या क्या चीज़ यहाँ किए थे, इसके बारे में दिया हुआ है। जैसे फाहियान लेखक थे, वो चीनी के थे, वो 399 से 414 ईस्वी में ये जो था भारत दशा का विवरण किया था। यह प्रथम चीनी यात्री था। कौन? फाहियान, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया है। आगे है ह्वेनसांग, 629 से 645 ईस्वी। इस सीयू की रचना किया था। पश्चात संसार के लेखक। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। अब आगे है इतिसंग 673 से 675 ईस्वी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब ये हम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आप लोग को याद करने में भी। दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, तब हम और वीडियो चाहेंगे तो डालेंगे। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम फिर आगे सीरियल वाइज हम ये NCERT सार संग्रह का हम टॉपिक वाइज टॉपिक करके हम वीडियो ज़रूर डालेंगे।